Yes. Okay, so today's topic is modernism. Okay, modernism in literature. हमने अब तक डिफरेंट एराज को कहें या डिफरेंट टाइम पीरियड्स को कवर किया है एंड वी हैव डिस्कस द इनिशियल मतलब नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट stage. We started off with early मतलब around 2000 BC. 2000 BC से हमने स्टार्ट किया था अराउंड दैट टाइम पीरियड और दो सिविलाइजेशंस हमारी उस टाइम पे थी मेजर ancient Greek, ancient Romans, then we shifted to the era after that, and we talked about how the cultures were influenced by the factors around them. हम मिडिल एजेस पे आए मिडिल एजेस के बारे में हमने बात की डिफरेंट कल्चर्स की एंड देन वी मूव टू द रेनेसांस पीरियड एंड उसमें वी लुक्ड एट डिफरेंट फैक्टर्स and now lastly we have the मॉडर्निज्म ठीक है तो मॉडर्न जो पीरियड है टेक्निकली जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज आफ्टर द रेनेसांस मतलब जैसे जब 20th सेंचुरी स्टार्ट हुआ है उसमें हम कह सकते हैं कि देयर वाज द स्टार्ट ऑफ मॉडर्निज्म अब मॉडर्निज्म एग्जैक्टली क्या था इसको समझने के लिए हमें इसकी कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा या कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा तो व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट मेजरली आप देखें कि 19th सेंचुरी में बिगेस्ट इवेंट्स हमारी दुनिया के दो बिगेस्ट इवेंट्स 19th सेंचुरी में हुए एंड दे वर वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर वन 1914 से 1919 तक चलती रही उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू हुआ फ्रॉम 1935 39 टू 1945 सो वी हैव दीज टू मेजर इवेंट्स द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इससे बड़ा कोई इवेंट हम नहीं कह सकते डिफरेंट जाहिर है डिफरेंट जगहों पर बहुत सारी चीजें हुई हैं जो शायद बहुत बुरी थी बट इसने ग्लोबल लेवल पे इस तरह का जो एक इवेंट है डिस्ट्रक्टिव ये कभी नहीं हुआ इससे पहले इन द मतलब जो भी हमारे पास एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री है so for the people living during that time it was a major psychological as well as एक cultural जो है ना उनके लिए it was very devastating it was very shocking it was very stressful तो बहुत ही छोटा word है for what they were going through you can imagine कि आप जो है एक ज़ाहिर है नहीं आप 20th सेंचुरी आपका स्टार्ट हुआ है देयर आर लॉट ऑफ इन्वेंशन हो रही हैं टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है आप चीज़ें डिस्कवर कर रहे हैं आपकी लाइफ स्टाइल इम्प्रूव हो रही है यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स एंड देन देर इज दिस रिफ्ट एंड दिस सिनेरियो जहाँ पर everyone in the world is fighting against each other and it is affecting like all the population of the world so 4 साल एक जंग आपकी जो एक वॉर है वो 4 साल तक चली 1914 से लेके 1919 तक 5 years ठीक है so it continued it went on for 4 to 5 years and during that time जाहिर है whenever there is a war and on such a global level economic crisis आता है फाइनेंशियली लोग जो हैं वो डिप्राइव हो जाते हैं कंट्री के अंदर आपके पास रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं लिमिटेड हो जाती हैं तो खाना नहीं है there's no concept of celebration of anything obviously you're in the middle of a war so all those people they lived through those years seeing death seeing destruction and devastation all around them so it must have caused a huge amount of emotional trauma similarly उसके साथ साथ because वॉर चल रही है सो ऑल दीज पीपल हु आर द वॉर वेटरन्स जो सोल्जर्स हैं वो डिप्लॉय हो रहे हैं मतलब यूजुअली जो सोल्जर्स होते हैं हमें पता होता है कि दे आर देयर टू फाइट बट दे आर जस्ट पोस्टेड इन डिफरेंट प्लेसेस बट यहाँ पर नाउ ऑल दीज फैमिलीज जिनकी फैमिली मेंबर्स जो हैं वो गए हुए हैं दे आर एट वॉर दे आर लूजिंग देयर लाइफ देन जाहिर है जब इस तरह की और सिचुएशन होती है एवरी कंट्री नीड्स मोर सोल्जर्स तो जितने भी यंग लोग होते हैं केपेबल होते हैं एज एन फिजिकली स्ट्रांग होते हैं वो उनको डिप्लॉय कर देते हैं सो लॉट ऑफ पीपल वर गोइंग टू फाइट द वॉर
A lot of people were suffering, a lot of families were suffering in different multiple levels. ये आपके 5 साल गुजर गए, and then the war ended. And then जाहिर है it takes again a lot of time for all the countries to get back to a level where they're functioning normally. चीजों को recover करने में भी थोड़ा सा time लगता है. So they went through all of that. And then जाहिर है चीजें अभी भी उतनी perfect नहीं हुई because in a few years there is another war. So 1919 के बाद 1939 में, which is 20 years later, there's another war. So there must be so many people who have seen both the wars in their lifetime. जो शायद पहली जंग में छोटे थे and by the second, like they were in their middle ages, yeah, even afterwards. So there were a lot of people who saw two world wars in their lifetime. Now when it happened again, Zahira, this was much more technology और आगे बढ़ गई. आपके पास डिस्ट्रक्शन का लेवल या जो स्कोप है वो और ज्यादा बढ़ गया. So the psychological condition of these people, it became just so uh, clouded with this whole depression or with this tragedy and the trauma that this became sort of the, you could say, the context of modernism. इससे पहले तक जैसे हमने देखा कि हम क्योंकि खासतौर पे लिटरेचर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज लिटरेचर से हमें बहुत ज्यादा जो लोगों की जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है या जो उनका एक माइंडसेट है वो हमें लिटरेचर में सबसे ज्यादा नजर आता है, बिकॉज वी कैन सी देम इन वर्ड्स, वी कैन सी द काइंड ऑफ थिंग्स दे आर सेइंग, सो वी आर लुकिंग एट लिटरेचर. एंड इससे पहले तक सीन फैंटेसी की स्टोरीज हैं, रोमांस की स्टोरीज हैं, देन वी टॉक्ड अबाउट रेनेसांस में जैसे उन्होंने ह्यूमैनिटी और ह्यूमनिज्म पे बात की, एंड दे टॉक्ड अबाउट द इंडिविजुअल कैरेक्टर्स. इट वाज स्टिल ऑल वेरी एक एक जैसे फिक्शन का एलिमेंट है, देयर ट्रेजेडी भी है, कॉमेडी भी है, बट इट वाज ऑल लाइक लाइक एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए. अब बाय दिस टाइम जब हम 20th सेंचुरी में एंटर होते हैं, they went through so much of tragedies and emotional trauma that people, they stopped believing in humanity. They stopped believing in good. They stopped believing कि अच्छा करो तो अच्छा होगा, because there is so much death and so much loss everywhere कि किसी के लिए इस चीज को मतलब आप समझ लेना कि how easily we can lose hope, and it's not even like easily, years and years of destruction. So people started becoming hopeless, and that was the कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड मॉडर्निज्म. जो मॉडर्न एक जो एक लिटरेचर है उसके अंदर हमें ज्यादातर इस तरह की चीजें जो फील है वो इस तरह का मिलता है. देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक कि कोई अच्छा कुछ नहीं होता, देयर इज अ ब्लीक एंड डेविस्टेशन है. अगर कुछ अच्छा हो भी रहा हो तो चीजें खराब हो जाएंगी, दैट होपलेसनेस, वो हमें लिटरेचर में, मॉडर्न लिटरेचर में नजर आना शुरू हो जाता है. We have talked about all of this. इसके मतलब दिस इज लाइक वन साइड, ठीक है, बट इसके साथ साथ दूसरी चीज ये भी हुई कि लॉट ऑफ जो माइनॉरिटी ग्रुप्स थे वो सामने आना शुरू हो गए. तो मतलब एक जैसे जो हम कह रहे हैं यहाँ पर न्यू थॉट जो है, तो न्यू थॉट इज ब्रेकिंग फ्रॉम द ट्रेडिशन. जिससे पहले की एक ट्रेडिशनल चीज थी जो एक मतलब एवरीथिंग दैट वाज परफेक्ट बिफोर दिस, एवरीथिंग दैट दे बिलीव्ड इन, दे स्टॉप्ड बिलीविंग इन दैट कल्चर. उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, ट्रेडिशन कुछ नहीं होता, कोई फायदा नहीं है, मतलब हम क्या एक ही चीज को फॉलो करते रहे, इट इज ओनली गोइंग टू ब्रिंग डिस्ट्रक्शन. लोगों के माइंड जो है वो करप्ट हो जाते हैं अगर आप एक ही ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं तो. मतलब टू देम you have been following traditions, you have been sticking to your own like thing जो आप बरसों से करते आए हो, and look where it got us. हमारी वॉर छिड़ गई, आप अपनी सोच को बदल नहीं सके, आप चीजों को दूसरी तरह से देख ही नहीं सके. जब आप एक ही फिक्स पैटर्न पे चलते रहते हो तो फिर ये होता है, डिस्ट्रक्शन होती है, वॉर होता है, क्योंकि लोग दूसरे एंगल से देखते नहीं है. तो दे स्टॉप बिलीविंग इन traditions and all of that as well, and they broke free from that. So this was also revolutionary for people, that they started thinking of like एक hopelessness तो थी, बट उसके साथ साथ they were also trying to just ब्रेक अवे फ्रॉम द सोसाइटल जो एक स्टैंडर्ड है, नॉर्म्स हैं, प्रेशर्स हैं, उन सब से हटके कि किसी चीज का कोई फायदा नहीं है. एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डू व्हाट यू फील लाइक, यू हैव टू लिव योर लाइफ द वे यू वांट टू, चाहे आप जो भी करना चाहें, बिकॉज दैट इज व्हाट ट्रूली लिव्स ऑन. उसके अलावा सारी चीजें खत्म हो जाती हैं. तो इसी में जो माइनॉरिटीज हैं उनको भी वॉइस मिली. इससे पहले तक जैसे जो भी कॉकेजन, अगर हम अगेन ब्रॉडली बात करें, तो जो वाइट पीपल हैं, दे हैव अ से इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, उनको प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, जो वेल्दी हैं उनको प्रिविलेजेस मिल रहे हैं. बट ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी फिर ये हुआ कि women, they started getting their voice.
जो माइनॉरिटीज हैं, मतलब उनके टाइम पे जो अफ्रीकन अमेरिकन जो पॉपुलेशन थी, दे स्टार्टेड गेटिंग देयर वॉइस। तो जो भी नॉन मतलब वाइट जितने भी थे, नॉन वाइट मेन, दे ऑल स्टार्टेड फाइंडिंग देयर वॉइस एंड देयर प्लेस इन द सोसाइटी। ठीक है, तो एक न्यू एक मतलब एक रिफॉर्म इस लिहाज से भी आया था। देयर आर टू पीपल हियर, हेल्डा डूलिटल एंड एमी लावल, दे started the imagist movement. मतलब you couldn't say they started it, but they sort of took it forward. Now, what was the imagist movement? Imagist movement was a literary movement in terms of poetry. जो भी उनकी पोइट्री लिखी जाती थी, they took this approach कि हम पोइट्री में सिंबलिज्म को और इंटरप्रिटेशन को और जो डेप्थ है उससे हट के हम प्योरली पिक्चर उस पे बात करें, ऑब्जर्वेशन पे बात करें। लेट अस लुक एट व्हाट वी सी एंड जस्ट प्रेजेंट दैट। तो इमेजिस्ट कम्स फ्रॉम द वर्ड इमेज। तो इनका ये कहना था, या इनका ये जो अप्रोच थी वो ये थी कि अगर हम पोइट्री लिखें तो जो हम चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो लोग भी एक्सपीरियंस करें। वो लोग कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं? इफ आई सी अ सीनरी, तो मैं अगर एक फूल को देखकर मैं एक पोएट्री लिख रही हूँ ऑन फॉर एग्जांपल लाइफ, ठीक है, सो आई एम राइटिंग अबाउट द फ्लावर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफ, आई एम टॉकिंग अबाउट के जैसे वो है, फिर इट विल विल्ट अवे और वो खत्म हो जाएगा, एंड लाइफ एंड डेथ का साइकिल। So they said कि that's not, मतलब I don't have to go into those in-depth details. If I'm looking at a flower, let me just experience that moment. कि how do I feel while looking at it? What do I see? What feeling does that evoke in me? मतलब मुझे हर चीज में philosophical होने की जरूरत नहीं है. Even that in the moment experience, जो present experience है, that is significant and that is something that I should be presenting to the world. ठीक है, so images movement was that कि उन्होंने पोएट्री की एक वो चेंज कर दी थी, स्टाइल चेंज कर दिया था। सो व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स? द रिटन पोएट्री, इट इवोक्ड अ पिक्चर। जब आप उसको पढ़ रहे होते थे उस लाइंस को, तो इट वुड क्रिएट एन इमेज इनसाइड योर हेड। दूसरा ये है कि जो इमेजेस हैं उनकी डायरेक्ट प्रेजेंटेशन होती थी, जो पिक्चर्स हैं उनकी डायरेक्ट प्रेजेंटेशन, कि इट इज अ रेड रोज, आई एम टॉकिंग अबाउट अ रेड रोज, तो मैंने रेड रोज लिखा है। इफ आई सी कि उसके ऊपर ड्यू है, आई एम राइट गोइंग टू राइट अबाउट दैट। इफ आई सी अ ग्रीन लीफ, आई एम गोइंग टू राइट अबाउट अ ग्रीन लीफ। इफ आई सी clouds in the sky, I'm going to write about clouds in the sky. So there is like whatever I see, I'm trying to describe that. वर्ड चॉइस बहुत स्पेसिफिक होती थी, ठीक है, कि हम किस तरह के वर्ड्स यूज कर रहे हैं, मतलब समथिंग दैट एक्चुअली लाइक आई सेड कि बहुत कोई डीप सिंबलिज्म नहीं होता था उसमें। इफ आई से कि इट इज हार्ड, या इफ आई से इट इज डेलिकेट, देन इट इज डेलिकेट, इट डजंट मीन समथिंग एल्स। एडजेक्टिव्स आर यूज्ड कि हम वही बात है कि किसी चीज को जब आप डिस्क्राइब कर रहे हो तो एडजेक्टिव से वो अच्छी तरह से डिस्क्राइब हो सकता है, बट अगेन नॉट ओवर यूज्ड, बिकॉज बात वही थी कि you're trying to just create an image inside the reader's head. तो द पॉइंट क्या था? इट वाज एन अटेम्प्ट टू फ्रीज अ सिंगल मोमेंट इन टाइम, कि जो मोमेंट आपने देखा वही आप चाह रहे हो कि उसको आप फ्रीज कर लो, उसको आप कैप्चर कर लो एज इट इज। जैसे हम एक तस्वीर खींचते हैं उस तरह से हम वर्ड से तस्वीर खींचते हैं। ठीक है, सो अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है ऑफ अ पोएट्री। these are just four lines. Above the quiet dock in midnight, tangled in the tall mast corded height, hangs the moon. What seemed so far away is but a child's balloon forgotten after play. तो इसमें अब आप देखें कि the kind of image that it creates. What image do you have when you read this? What do you think they're trying to say? जी बताइए, इससे किस तरह की इमेज बन रही है? आई थिंक कोई खिड़की से शायद बाहर देख रहा है कोई बच्चा मून, और उसकी ओके, इमेजिनेशन शायद कि मतलब वो मून देख के क्या सोच रहा है। ओके,
और इट्स लाइक कि कोई रोड है, अंधेरी जगह है जहाँ पर मतलब समवन इज लॉस्ट। हम्म। ओके, लॉस्ट की फीलिंग क्यों है? लाइक एज इट से इज बट अ चाइल्ड्स बलून forgotten हम्म। after play। हम्म। मतलब इसकी लिटरल मीनिंग नहीं है बट यू नो डीप, अगर हम डीपली सोचें तो हम्म। खुशी समथिंग, इट्स रिलेटेड टू समथिंग लॉस्ट, यू नो ओके, खुशी है या कुछ कोई चीज। ठीक है, ठीक है, बट दिस इज द थिंग, दिस वाज लाइक आई सेड कि इमेजेस, जब हम बात करते हैं एक इमेजेस पोएट्री की, तो वो सिंबल्स में जा ही नहीं रहे। तो जो आप कह रहे हो ना कि इट सीम्स लाइक देयर इज समथिंग लॉस्ट और देयर इज लाइक इसका एक डीपर मीनिंग है, दैट इज व्हाट दे सेड कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ चाइल्ड्स बलून, देन इट मीन्स कि वो जो पोएट है उसने एक चाइल्ड के बलून को देखा है नीचे, वो उसी की बात कर रहा है। अब उससे आप अगर कोई और चीज इंटरप्रेट करते हो, दैट्स फाइन, मतलब जाहिर है देयर मस्ट बी सम मीनिंग, बट दे आर सेइंग दैट इट्स द पर्पस ऑफ इमेजिस्ट पोएट्री इज टू एक्सपीरियंस दैट सीन। अब उससे मैं, मेरे दिल में क्या फीलिंग्स इवोक होती हैं वो मेरी होंगी, बट इट विल बी बेस्ड ऑन द सीन दैट आई सी इन फ्रंट ऑफ मी। तो यहाँ पर जो चाइल्ड बलून है, इट इज लाइक देयर सीइंग अ चाइल्ड बलून। वो आसमान पे देयर इज, ठीक है, मिडनाइट है, मतलब इट इज एक्चुअली मिडनाइट, देयर इज अ मून विच इज probably very small, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि it seemed far away, but the child's balloon forgotten after play। तो वो ये देख रहा है कि मतलब if you just look at the whole thing together, ये जो quiet dock is their ship जहाँ पे होती हैं, राइट? तो इसका मतलब वो डॉक्स पे हैं जहाँ पर शिप्स हैं बहुत सारी, टैंगल्ड इन द टॉल मास्ट बॉर्डर्ड हाइट। मास्ट जो है वो शिप की, जिसपे जैसे शिप शिप के सेल्स लगे होते हैं ना इन द सेंटर ऑफ द शिप, लंबे से होते हैं, वो मास्ट कहलाता है। तो टैंगल्ड इन द टॉल मास्ट बॉर्डर्ड हाइट हैंग्स द मून व्हाट सीम टू सो फार। तो वो कह रहे हैं कि जब जब उसने उस पिक्चर उसको देखा, उसे लगा कि देयर इज अ मून समवेयर, मतलब दूर उसको मून लगा, बट एक्चुअली मास्ट के ऊपर एक बलून टैंगल्ड था। तो देयर वाज अ बलून दैट गॉट टैंगल्ड ऑन द शिप्स मास्ट, क्योंकि वो शायद किसी बच्चे से जो है वो खेलते खेलते छूट गया होगा और वो जाके वहां अटक गया। तो जब कोई दूर से देखे तो ऐसा लग रहा है कि देयर इज समथिंग राउंड एंड दैट इज लाइक अ मून, बट ही सेज कि एक्चुअली मतलब उसने अपना पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया कि बाय द डॉग watching the ship, and it felt like moon है, but ended up, closely देखा तो it was a balloon, it was a child's balloon. So this is just a picture, this is just the experience that the writer had at that time जब उसने उस moment को feel किया। Similarly, here's another one, ठीक है, by Amy Lau. Upon the maple leaves the dew shines red, but on the lotus blossom it has the pale transparence of tears. Again, tell me, बिल्कुल प्योर इमेजिस्ट परस्पेक्टिव से, क्योंकि दिस इज एन इमेजिस्ट पोएट्री, ठीक है, तो व्हाट डू यू, व्हाट इज द पिक्चर दैट यू गेट? इसके जो ड्यू के ड्रॉप्स होते हैं वो उस पे मेपल लीव्स पे डिफरेंट दिखते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है कि वो रेड हम्म। जैसे दिखते हैं। हम्म। और हम्म। इसके ब्लॉसम जो होता है उसके ऊपर वो ट्रांसपेरेंट टीयर्स जैसे दिखते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली, that's what they're just talking about, the way, मतलब again, so this is more like, admiring and appreciating the things that we see in the nature. So this was just for observation कि वही the same dew, जब हम उसको किसी रेड ब्राइट लीफ पे देखते हैं तो the dew appears red as well, लेकिन लोटस फ्लावर पे which is a pale colored flower, उस पे it seems like, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, it is like tears हैं, इतना ट्रांसपेरेंट होता है। तो शी इज जस्ट कैप्चरिंग हर ओन फीलिंग या हर ओन एक्सपीरियंस, और वो रीडर्स के साथ शेयर कर रही है। दिस इज द कॉन्टेक्स्ट और द बैकग्राउंड ऑफ इमेजेस मूवमेंट, दिस इज हाउ दे डिसाइडेड टू राइट, एंड दिस वाज पार्ट ऑफ द मॉडर्न लिटरेचर, मॉडर्न उसमें पोएट्री के अंदर इस तरह की एक चीज आई। ठीक है, so here in front of you is a picture. Now I want you to describe the picture purely imagist perspective. ठीक है, so don't go into, like I said, images is completely related to what you see, what is happening, how you feel about what is happening, ठीक है, not interpreting some deep meaning from the scene। आपको उसमें से कोई और चीज निकालनी नहीं है, आपने एक मोमेंट कैप्चर करना है अपने जहन में।
तो अगर ये मोमेंट आपके सामने है, एंड इफ यू वांट टू कैप्चर दिस मोमेंट एंड यू वांट टू कन्वे दिस मैसेज टू समबडी एल्स कि ये जो मोमेंट जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया वैसे आप भी एक्सपीरियंस करो, तो हाउ कैन यू डिस्क्राइब? टेक सम टाइम एंड मुझे बताइए. जी, somebody was speaking, I think आप. Yes, miss. I think कि हाँ जी. एक आदमी, a guy is traveling ओके. by foot at night. He has an umbrella and it is snowing. On the umbrella, you can see some snowflakes ओके. have fallen on the umbrella. And you can see a busy street. ओके. So you have matlab your like we could see that your experience of this picture was that you noticed कि umbrella के ऊपर snowflakes हैं और एक busy street है and there is a traveler, ठीक है, जो जा रहा है कहीं पर. So if you would write this in poetry, this is how you would see, this is the emotion, this is the जो एक essence है उसको आप अपनी poetry में rhyme के साथ या जैसे भी है उसको आप capture करोगे. Anybody else जो इस scene को अपने अपने उससे describe करेगी, what do you see? कोई और बताना चाहे तो बताएं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? A busy road but a lonely night, ओके. a lonely cold night, और वही snowflakes गिर रहे हैं and the person is going on. ओके, ठीक है. सो you experience this as a lonely night. That it is busy but it's lonely. So your experience यहाँ पर is like that maybe वही है कि this you notice just one person who is walking alone. So loneliness की cold night है, because there's snowflake. So again it is that moment. ठीक है. So I hope ये मैं सिर्फ इसलिए करवा रही हूँ so that when you're reading or trying to write about it, you will have a clear idea कि images movement है क्या. और वो उन्होंने स्टार्ट की. तो दिस इज अनदर यू कुड से कि थीम जो उन्होंने अपनी उसमें स्टार्ट कर दी थी, पोएट्री. नाउ द नेक्स्ट important feature of this of modernism or modern literature were the lost generation. अब ये लॉस्ट जनरेशन क्या थे? क्योंकि जैसे हमने कहा वर्ल्ड वॉर चली थी, तो अ लॉट ऑफ पीपल दे हैड टू माइग्रेट. वो उनको छोड़ के जाना पड़ा था अपनी कंट्रीज को. तो सम ऑफ दोज द ऑथर्स दैट लेफ्ट देयर होमलैंड, they went abroad and they were living there, but they missed their home. They wanted to go back. They wanted to, ठीक है, मतलब ये अमेरिकन आर्टिस्ट थे बहुत सारे, उनको वापस जाना था और अपने घर की उनको याद आती थी, बट दे कुडंट. ठीक है. तो इनमें से जैसे कुछ लोग हैं, गर्ट्रूड स्टाइन है, देयर इज अर्नेस्ट हेमिंगवे, स्कॉट फिट्जजेरल्ड, के अलावा भी और हैं. दे आर कॉल्ड द लॉस्ट जनरेशन. अब इनको लॉस्ट जनरेशन क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दिस longing of them to go back home, the depression that they felt, the loneliness that they felt lost, like they were strangers in this strange land. They wanted to belong, but they didn't feel like they belonged, so they felt lost कि हम अपनी जगह पर है ही नहीं. तो वो सारी चीजें उनके जो उनका जो रिटन वर्क है उसमें हमें नजर आता है. तो इसलिए उनको लॉस्ट जनरेशन कहते थे. सो देयर वाज दिस होल लाइक देयर इज अ एक एक क्वेश्चन है अबाउट मतलब व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय एग्जिस्टेंस, मैं का क्या कर रहा हूँ. एक एक मतलब एक स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी था, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन भी था. देयर इज वॉर गोइंग ऑन, तो वो एक आप हर चीज को क्वेश्चन है ना कि ये क्यों हो रहा है. जैसे हमने कहा कि जो एक एक मेंटल एंग्विश है, स्ट्रगल है, so they went through that and on top of that they were away from their homes as well. So they could not find meaning in the world. chaos है हर जगह. तो यही सारी चीजें हम उनके मतलब उसमें जो वर्क है, रिटन वर्क है, उसमें भी हमें नजर आता है. जैसे हेमिंगवे है, if any of you has read हेमिंगवे, तो लाइक उसके जो नॉवेल्स हैं दे आर ज्यादातर यू सी कि दे आर ब्लंट और सिंपल सेंटेंसेस हैं एंड देयर इमोशंस इज वेल बहुत मतलब इट्स नॉट जस्ट समथिंग जो बहुत वो है, बट द कैरेक्टर्स आर इमोशनल एंड दे प्ले आउट. ठीक है. हर जगह पर आपको आप देख रहे हैं कि इट्स नॉट जस्ट अ सिचुएशन और अ सीन, बट एक इमोशनल एस्पेक्ट उसके अंदर मौजूद है. ठीक है. एंड ही आल्सो सेज मतलब दूसरी चीज उसके अंदर ये होती थी कि डिस्पाइट बीइंग सिंपल, डिस्पाइट बीइंग एवरीथिंग बीइंग लाइक ब्लंट, there was all there also seemed to be a lot of hidden agenda. इंसान की मोटिवेशन, पर्सनल मोटिवेशन, कि अगर एक बंदा एक काम कर रहा है
why are they doing it, what do they want, is there something malicious, do they have some evil cruel intent, is there any selfish intent, ये सारी चीजें भी उनकी होती थी. And he would write it in such a way कि कहीं पर even उस person को नहीं पता होता था कि this is my intention, मतलब like you could see कि the person is not deliberately planning something but he ends up doing things which is selfish क्योंकि वो उस तरह से सोच रहा है. तो this is like human nature की बात कर रहे हैं. And this also reflects that whole, again हम warfare के context में इसको देखें कि even a lot of people who are engaged in war, maybe they don't even know that they're doing something wrong, but they are. Maybe they have different perspectives, but they're not seeing things this way. तो वो सारी चीजें हमें उनके राइटिंग में नजर आती थी. एंड दे वर द लॉस्ट जनरेशन. ठीक है. तो इनकी उसी टाइम पे फिर मॉडर्निज्म में, मॉडर्न एरा में जो नॉवेल्स हैं उनका जो वो कहें कि जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ. एक रोमांटिसिज्म से और फिक्शन और उन सब चीजों से हट के दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हाउ पीपल एंड लाइफ इज अनरिलायबल. तो द नरेटर वाज अनरिलायबल, मतलब जो मेन स्टोरी टेलर है हर नॉवल में, दे वर अनरिलायबल. कभी आपको नहीं पता कि उनके इंटेंशंस क्या हैं, आपको नहीं पता कि वो क्यों कर रहे हैं जो काम वो कर रहे हैं, उसके पीछे उनका पर्पस क्या है. फिर उसके अलावा देयर वाज अनदर थिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम, जो 20th सेंचुरी में फ्रॉइड की थियरी. सिगमंड फ्रॉइड was a psychoanalyst, मतलब he was a psychiatrist and a neurologist. वो psychiatrist भी था and then he started मतलब psychology की बहुत सारी चीजें start की थी. So he had his own theory, ये psychological aspects है, but Freud की theory it also became very mainstream, लोगों की उसमें आने लगी और famous हुई. तो फ्रॉइड ने जो बात की थी ना वो अनकॉन्शियस की बात की कि इंसान का एक जो है कॉन्शियस है जो तो वो जानता है, एक उसकी अनकॉन्शियस लेवल पे चीजें चल रही होती हैं जिसके बारे में उसको पता नहीं होता, बट वो उसकी लाइफ को अफेक्ट जरूर कर रहा होता है. तो मे बी आई वॉन्ट टू हर्ट समवन अनकॉन्शियसली, लेकिन आउटवर्डली मुझे ऐसा कुछ नहीं पता, बट अनकॉन्शियसली आई वॉन्ट टू, तो आई एंड अप डूइंग थिंग्स जिससे मैं उसको हर्ट करूँ. तो ये इस तरह की जो चीजें हैं अनकॉन्शियस, लाशोर, ठीक है, ये सारी चीजें फेमस होना शुरू हुई, लोगों ने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया. तो वो इम्पैक्ट, वो इफेक्ट भी हमें उनके मॉडर्न नॉवेल्स में, मॉडर्निज्म के टाइम पे उनके नॉवेल्स में हमें नजर आना शुरू हुआ कि देयर इज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, कि आपका अनकॉन्शियस कोई और प्रोसेस है, सब कॉन्शियस कुछ और है. तो ये सब भी हमें उसमें नजर आता है. पोस्ट मॉडर्निज्म टू प्रेजेंट. तो जब हम उस ये जो टाइम था, दिस वाज यू थिंक यू कुड से कि अराउंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद तक थोड़ा बहुत चलता रहा 1960s तक. यू कुड से कि मे बी रफली हम एस्टिमेट करें तो मॉडर्निज्म का जो पीरियड था या जो मूवमेंट है वो 1960s तक चलती रही. उसके बाद स्लोली द वर्ल्ड स्टार्टेड रिकवरिंग फ्रॉम द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एज वेल. चीजें और ज्यादा स्टेबल हुई, बहुत सारी और चीजें ऐसी हुई जिससे वी ट्राई टू इंश्योर कि दोबारा से वर्ल्ड वॉर ना हो, इतनी नौबत ना आए. ठीक है. तो न्यू आर्टिस्ट, न्यू जनरेशन जाहिर है अब आ रही है. तो वो जो जितने लोग पुराने थे जिन्होंने दोनों चीजें देखी, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर्स देखे, नाउ दे वर लाइक दे हैव लिव्ड ऑफ देयर टाइम. अब नए लोग सामने आ रहे हैं. So these people, they were more positive, they were more optimistic. They मतलब they had a different perspective on things. वो चीजों को रिकवर होता हुआ देख रहे हैं. वो एक नए जैसे कहते हैं जोश और जज्बे के साथ है. तो वो जो एक वीकनेस थी मॉडर्निज्म की, जो एक डेथ सॉर्ट ऑफ एक थीम था, एक सैडनेस और डिप्रेशन और होपलेसनेस थी, उससे वो बाहर निकले. मतलब उन्होंने उससे कॉन्ट्ररी चीजें लिखना शुरू कर दी, उसको भी उन्होंने शामिल किया, जरूर किया. तो दे डिडंट लेट गो ऑफ इट, बट दे स्टार्टेड चेंजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो उन्होंने भी लिखा वॉर के बारे में, डिस्टोपिया के बारे में, कि चीजें तबाह बर्बाद है, बट दे हैड अ डिफरेंट टेक ऑन इट, दे हैड अ मोर फ्रेश टेक ऑन इट. सो दैट वाज पोस्ट मॉडर्निज्म. यहाँ पर चीजें जो है वो और मतलब इवॉल्व हुई सोसाइटी के साथ साथ. और फिर प्रेजेंट तक अगर हम आते हैं तो हम ये देखते हैं कि देर आर लॉट ऑफ थीम्स अवेलेबल जिसके बारे में लोग लिखते हैं, बात करते हैं, बट यू विल सी एवरी टाइम दैट जो भी सोसाइटी के इश्यूज हैं, जो कल्चरल इश्यूज हैं, या जो दुनिया आपके सामने चल रही है, उसका जो इम्पैक्ट है वो आपकी राइटिंग पे सबसे ज्यादा होता है. यू कैन फाइंड लाइक आजकल इफ यू सी दैट देयर आर लॉट ऑफ राइटर्स जो कि लिख रहे हैं अबाउट फेमिनिज्म, अबाउट women centric जो स्टोरीज हैं, अबाउट ये जो शादियां हैं, या जो हमारे लोकल राइटर्स की बात करें
इवन द वंस जो इंग्लिश में लिखते हैं, even the ones who are living abroad, but these people, they write about the things that they see in our culture. They write about all of those things that are good and bad and everything. तो ये क्या है कि this is a reflection, like maybe 50-100 years from now जो इनका काम है, they are going to reflect हमारा टाइम। दे आर गोइंग टू टेल द पीपल कि 2020 में 2019 में लोग किस तरह से रह रहे थे, अभी हम जिस पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, 100 years from now people will read about it in different kinds of literature। आप देखेंगे अब मूवीज बनना शुरू हो जाएंगी। मूवीज पहले भी बनती थी बट जाहिर है इट वाज ऑल मोस्टली लाइक कुछ उनकी अपनी वो होती थी इन्वेंशन, कुछ हिस्ट्री से वो लेते थे। बट अब इस पे किताबें लिखी जाएंगी, इस पे अब मूवीज बनेंगी, इस पे एक अलग चीज शुरू होगी अबाउट what is happening right now, about the world going through something like this। So everything that happens जिससे हम गुजर रहे होते हैं, उस वक्त के जो आर्टिस्ट हैं वो उसको कैप्चर कर लेते हैं, एंड दैट बिकम्स द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर जनरेशन। So whatever change takes place in a society, I hope that we see a society one day जहाँ पर people have equal rights, जहाँ पे justice है, जहाँ fairness है, जहाँ it's not as bad and oppressed as it is today. Maybe things will improve and get better. So for them, seeing about a time where things were repressed, where things were oppressed, that could be informative for them. That could be their literature. ये जो हमारा present है वो उनका literature है। तो तो जितना भी हम पास्ट में भी देखते हैं, एवरीबडी व्हाटएवर वर्क यू रीड, अगर आप रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, इफ यू रीड अ बुक, इफ यू रीड एनीथिंग, लुक एट द टाइम पीरियड। वो किस टाइम पे पब्लिश हुआ था, लिखा किस टाइम पे गया था, उस ऑथर की फैमिली क्या थी, किस तरह का बैकग्राउंड था। This will all give you an overall idea about that time period. Like what was the thought process behind somebody writing a story like this or writing a poetry like this? And everyone has their own story. कौन किस तरह से कैसे कर रहा होता है। Okay, so this is the end of our lecture. Lastly, यहाँ पे मैंने सिर्फ थोड़ा सा summarize किया हुआ है about the characteristics जो modernism के हैं. These are all, we've already discussed all of this, so you could just go through them to see कि ये क्या है. This is the end of this chapter. We just have one more lecture left, तो हम next class में cover कर लेंगे. That is modern philosophy. उसमें कुछ philosophical ideas हैं, वो भी हम cover कर लेंगे. Okay. So far, if anybody has any question, then you can let me know. Okay, I don't think there is any question. अब बात करते हैं जी. It's 1:50. Like I said, your test is going to start at 2 p.m. So again, those who are present here, अभी भी जो Edmodo पे I can only see 10 people. The test will start at 2 p.m. So you have, अच्छा there are 15 now. ठीक है. हमारे पास 15 people have joined it. Your test will start at 2 p.m. तो अपने पास वो Edmodo एटलीस्ट खोल के रखें. तब तक थोड़ा सा मैं आपको पेपर के हवाले से भी बता देती हूँ कि हम जो है, वेट, स्टॉप द रिकॉर्डिंग.